शहर काजी साहब, आप आलिम हैं, दानिशमंद हैं, इसलिए आपसे उन मामलात की बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। बहरहाल हम आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इल्म हासिल करो। अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इसका ये मतलब है कि हमारे प्यारे नबी ने इल्म को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है कि उन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर दूसरे मुल्कों में भी जाना पड़े तो जाओ। गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ए लड़कों सिर्फ तुम लोग ही दूसरे मुल्क में जाकर इल्म हासिल करोगे। उन्होंने कहा है ए लोगों, और लोगों में लड़कियां और लड़के दोनों आते हैं, इसलिए लड़कियां भी घर से दूर जाके इल्म हासिल कर सकती हैं। बेशक जा सकती है, लेकिन जैसा हमारे शरिया कानून में बताया गया है वैसे ही महरम को साथ में लेकर, या तो आपके भाई या आपके वालिद के साथ। जी काजी साहब, बिल्कुल। हीना अपने वालिद के साथ दिल्ली जाएगी, लेकिन हीना के वालिद सिर्फ उसे वहां छोड़ने जाएंगे। और वहां हीना अकेली नहीं रहेगी, बल्कि लड़कियों के साथ लड़कियों के हॉस्टल में रहेगी, जहां पर वार्डन भी होगी निगरानी रखने के लिए। इसलिए उसे किसी महरम के साथ रहने की क्या जरूरत है? आपके कह देने से जरूरत और गैर जरूरत के मायने नहीं है ज़ारा साहब। हम शहर काजी और उसकी हैसियत से शरिया कानून में जो लिखा गया है उसी से फैसला देंगे। काजी साहब, पहले अजान लाउड स्पीकर्स पे नहीं होती थी और ना ही लोग मस्जिद कार में बैठ के जाया करते थे, लेकिन आजकल अपनी आसानी के लिए अजान लाउड स्पीकर्स पे कर दी गई है। हमारे आराम के लिए हम कार में बैठकर मस्जिद तक जाते हैं। इस बात का जिक्र ना तो कुरान में किया गया है और ना ही हदीस पे, लेकिन फिर भी लोग अपनी सहूलियत के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि एक शहर काजी होने की हैसियत से आप भी कोई ऐसा ही फैसला लें जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी के खिलाफ हो। जाहिर सी बात है, जब 1400 साल पहले ये हुक्म दिया गया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली नहीं जाएंगी, तो वो हुक्म इसलिए दिया गया था क्योंकि सैकड़ों मीलों का सफर या तो पैदल तय किया जाता था या ऊंटों पर बैठकर, और ऐसे में लड़कियां अकेली जाए सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उनकी हिफाजत के लिए, लड़कियों की हिफाजत के लिए हुक्म दिया गया था। तो काजी साहब, यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत और लड़की गलत रास्ते पर ना जाए इसका है। आजकल एयरप्लेन्स हैं, लड़कियों के रहने के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल है, सीसीटीवी कैमरास है, 24 घंटे सिक्योरिटी है, और माँ बाप जब चाहें तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हीना को किस चीज का डर है? क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बनके कौम की उन लड़कियों की खिदमत करे जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। ज़ारा साहिबा, बेशक हीना बीवी डॉक्टर बने, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बन रही। एक खातून थी, ये लीजिए, आन हुजूर के जमाने में, जो जख्मी और बीमार लोगों का इलाज करती थी। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी कि तुम मैदान में जाकर जख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती हो, बेशक कर सकती हो, लेकिन जैसे हमारे हदीस में कहा गया, एक महरम को साथ में लेकर जाना। ज़ारा साहिबा, जो 1400 साल पहले कानून लागू हुआ था, आज भी वो कानून लागू होगा। हम हीना बीवी को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपका खाना पीना रहना सब कुछ शरिया बोर्ड की तरफ से होगा, मगर शर्त वही रहेगी, या तो आपके साथ कोई महरम जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। लेकिन कबीर काजी साहब, ज़ारा साहिब, माफ कीजिएगा काजी साहब, आप बैठ सकती हैं ज़ारा साहिब। लेकिन हम आपको कह रहे हैं, बैठ जाइए। हमारे सपनों को बस आप ही पूरा करवा सकते हैं, इसीलिए तो खुदा ने आपके शोहर को शहर काजी बनाया है। प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम एक बार हमारी बात, हम सब देख रहे हैं, तुमसे हम कह रहे हैं।
हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब आप हिना को दिल्ली जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं? हाँ सारा साहिबा, हाँ। हमारी बेगम साहिबा इनके साथ रहेंगी और जब तक इनकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो इनके साथ रहेंगी। शुक्रिया अब्बू, आपने हमारी जिंदगी बना दी। जिंदगी हमने नहीं, इन्होंने बनाई है। इनका शुक्रिया अदा कीजिए। ना ये हमारे पास आती, ना हमें राजी करने के लिए अपनी दलीलें देती और ना हम तुम्हारे जाने के बारे में सोचते। इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी। आपको पता है, पहले हिंदुस्तान से औरतें बिना महरम के हज पर अकेली नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर आज औरत अकेली है और उसका कोई महरम नहीं है तो वो औरतों के ग्रुप में अकेली जा सकती है। पहले इस्लाम की दुहाई देकर खाड़ी के मुल्कों में औरतों को कार चलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब उन्हें कार चलाने की इजाज़त है। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग भी बदल रहे हैं। जब दुनिया बदल रही है तो आप क्यों जकड़े बैठे हैं? क्यों नहीं कोई जायज़ रास्ते पर चलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना देते हैं, जिससे आने वाली सारी नस्लों की किस्मत बदल जाए। तकरीर आप अच्छी कर लेती हैं, लेकिन आप हमें बरगला नहीं सकती। हम वही करेंगे जो हमारा अकीदा है। हमारी ये कोशिश भी बेकार गई। अब हमें कभी से बहस करके उसके फैसले को हिना की तरफ मुड़वाना होगा। आपकी बातों ने हमें परेशान कर दिया। जब हमने अपनी बेगम साहिबा से बात की तो वो राजी हो गई। तो ये है आशीष मेजर, मतलब आमिर मियाँ के बेस्ट फ्रेंड। जी अम्मी, ये उनके साथ स्कूल में भी पढ़ते थे और उसके बाद में आर्मी भी साथ में ज्वाइन की। और इन्होंने हमारे और आमिर के लिए एक कपल व्हाट्सएप भी गिफ्ट किया। हाँ, बेहद खूबसूरत है बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। आइए शहर काजी साहब, केस का पहला दिन कैसा रहा? ज़ारा से पूछिए। आई? अरे क्या हुआ ज़ारा इसे? अम्मी, जब दो नजरिए होते हैं तो बहस तो होती ही है। तो बस उसी बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई और कबीर हमसे नाराज है। हम मना लेंगे, आप फिक्र ना करें। आमिर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अपने कमरे में बैठ के न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। पता नहीं फ़ोन पर लगे हैं सुबह से। हमसे तो बात नहीं, चीत नहीं, वक्त ही नहीं है ना। अच्छा लगता है क्या अलीना, तुम यहाँ पग फेरे की रस्म में आई हो और तुम्हारे मियाँ को हमसे बात करने का वक्त ही नहीं? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आमिर के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, मेजर आशीष पाठक, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उनका कोई पता नहीं चल रहा है। आमिर इस वक्त बहुत फिक्र में है, इसीलिए वो बिजी हैं, पता लगा रहे हैं कि क्या हुआ। अच्छा, हम आमिर से बात करके आते हैं। अब भाभी, अभी आमिर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें लगता है हमें उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हम आते हैं। देखो, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं, थोड़ा सा खा लो, इतना सा। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ कबीर मियाँ, तो कैसा रहा आपका शहर काजी बनने के बाद का पहला दिन?
असल में ना हमें कोई बदलाव नजर नहीं आया क्योंकि आपकी बेटी हमारे नजरिए से मुख्तलिफ होकर हमसे अक्सर बहस करा करती थी और आज भी उसने बेवजह सबके सामने वो बहस छेड़ी है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए क्योंकि इस बहस से हमारे फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला काजी साहब। सर, आपको पता है आज कबीर ने सिर्फ हमारे ही खिलाफ नहीं बल्कि आपके खिलाफ भी फैसला लिया है। हम कुछ समझे नहीं। देखिए अब्बा, अगर कबीर ये फैसला सुनाता तो हम तो पढ़ने के लिए कभी अलीगढ़ जा ही नहीं पाते। आपने तो हमें पढ़ने के लिए अलीगढ़ यानी कि घर से दूर खुशी खुशी भेज दिया था। तो हुआ ना कबीर का फैसला आपके खिलाफ। माफ करना काजी साहब, हम आपकी बेटी को समझा रहे थे कि हमारी इस पर बात हो चुकी है। हम तुम्हारे अब्बा से ये पूछ रहे थे, आलिम होने के नाते आप ये फैसला कैसे ले सकते हो, पूछ रहे थे हम। फिर उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे मामू जो प्रोफेसर अलीगढ़ में, वो तुम्हारे वली बने और उनकी हिफाजत में तुम थी। कबीर मियां, आप ज़ारा को फोन दीजिए। जरूर काजी साहब। जी अब्बा। बेटा ज़ारा, इस वक्त कबीर मियां सिर्फ आपके शौहर ही नहीं हैं, शहर काजी भी हैं। और वो किसी भी मसले में अगर फंसेंगे तो हमसे मशवरा लिए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए उनके किसी भी फैसले पर उंगली उठाने का मतलब है कि हमारे फैसले पर उंगली उठाना। लेकिन अब्बा, अब जहाँ दो अलग अलग नजरिए होंगे वहाँ लड़ाई तो होगी, बहस भी होगी और सवाल भी उठेंगे। तो उठाओ ना सवाल, किसने मना किया है? और सच कहें बेटा ज़ारा, तो आप दोनों के रिश्ते की हमें सबसे बड़ी खूबसूरती यही लगती है कि आप दोनों एक दूसरे से सवाल करते हो, एक दूसरे से बहस करते हो। और ये बात याद रखना बेटा ज़ारा, जब इंसान जिंदगी में सवाल करना सीख लेता है ना, तो जवाब उसे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जी अब्बा। अब्बा, लेकिन हम किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हम ना तो कबीर के खिलाफ हैं और ना ही शरिया बोर्ड के खिलाफ हैं। हम सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। इस मसले पर हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी अलविदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो देवर साहब, हमारे मरहूम शौहर के वालिद ने उनके साथ नाइंसाफी की। अब तुमने अपने दामाद को शहर काजी बनाकर अपने ही खून, अपने सगे भतीजे और काजी खानदान के वालिहत के साथ ज्यादती की है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों करती हो तुम ऐसा? एक तरफ से तुम शरिया बोर्ड में उस लड़की का केस लड़ रही हो और दूसरी तरफ से तुम उसके वालिद से मिलने गई। जब उसके अब्बा मान गए थे तो तुम हमारे साथ शरिया बोर्ड में बहस क्यों करी थी ज़ारा? हमारा फैसला सुनने ड्रामा करती हो तुम। अरे हमने ड्रामा किया ही नहीं कबीर, हम सिर्फ कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हिना के वालिद नहीं चाहते थे कि हिना अकेली जाकर दिल्ली में पढ़े, इसलिए हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो शरिया बोर्ड में आकर अपना फैसला बदल देंगे, इस बात का हमें इल्म था ही नहीं, हमें नहीं पता था कभी, क्योंकि हमारे सामने उन्हें साफ मना किया था। सच में कबीर, हमारा यकीन करो। हाँ, ज़ारा, तुम्हारा यकीन कर रहे हैं। कबीर, लाओ मदद करते हैं, तुमसे नहीं होगा। तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि तुम्हें तो अपने शौहर के साथ लड़ना है, बहस करना है। कबीर, हम ज़ारा, कबीर बेटा बाहर खाना लग गया है। आमिर ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, साथ मिलकर खाना खाएंगे। हाँ जी अम्मी। चलो। चलो कबीर। आते हमें। चलिए अम्मी। तुमने वही किया जो तुम्हारे बाप ने किया। तुम्हारा अगर कोई बेटा होता और तुम रिजवान को गद्दी पर ना बिठा के अगर अपने बेटे को शहर काजी बनाते तो हम मन मार के चुप बैठ जाते कि अपने खानदान का अपना खून गद्दी पर बैठा है। लेकिन तुमने अपने दामाद को शहर काजी बनाकर रिजवान के साथ धोखा किया है, जुल्म किया है। भाभी जान, आप हमारी बात तो सुनिए। भाभी जान हमारी बात सुनिए। कबीर मियां शहर काजी नहीं बने हैं, वो तो वक्ती तौर पर सिर्फ शहर काजी बने हैं। जितने वक्त तक हम यहां पर हैं ना, बस
उतने वक्त तक उन्होंने शहर काजी की जिम्मेदारी संभाली है। अच्छा, रिजवान आलिम है, यूनानी से BUMS की डिग्री लेकर MD भी किया उसने, तो उसको मजहब के साथ साथ दुनिया की समझ भी है। ऊपर से उसमें काजी खानदान का खून है, तो बनाओ उसको शहर काजी। तब हम मानेंगे कि तुम अपनी गलती सुधारने आए हो और दोनों खानदान के बीच में जो दुश्मनी है उसे मिटाने आए हो। बोलो। चुप क्यों हो? बहुत सालों तक शरिया बोर्ड में बैठकर दूसरों की जिंदगी का फैसला किया है ना, अब करो अपनी जिंदगी का फैसला। अम्मी, जिस रास्ते हमें जाना नहीं है उस रास्ते पर बहस क्यों? क्या मतलब? हमने आपको पहले भी कहा है हमें शहर काजी नहीं बनना है। ये शहर काजी की गद्दी जिसने हमारे वालिद को जिंदगी भर तड़पाया, परेशान किया, अपने सगे भाई से दूर करा, परिवार से दूर करा, नहीं बनना चाहते हैं ऐसे शहर काजी। हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे, इसलिए हम डॉक्टर बने हैं ना, लोगों की भलाई के लिए। चाचा जान, आप परेशान ना हो, हम कभी भी उस गद्दी के लिए जो हमारे वालिद की ना हो सकी दावेदार नहीं बनेंगे। लो बेटा। लो भाई अलीना, तुम्हारे कबीर भाई भी आ गए, आमिर को बुला लो। जी अब्बू, हम बुला कर लाते हैं। हाँ अलीना, जल्दी बुला के लाओ। मानते हैं इस घर के दामाद हैं, थोड़ा आने में नखरा करेंगे, मगर उनकी वजह से सब इंतजार कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता। जीनत, जल्दी चलिए, अम्मी फूफा रो रहे हैं। रो रहे? बॉर्डर से एक और दुख भरी खबर आ रही है कि लापता मेजर आशीष पाठक उसी ट्रक में शहीद हुए जिस ट्रक को कल आतंकवादियों ने उड़ाया था। मेजर आशीष पाठक लखनऊ के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी बहादुरी से सफलतापूर्वक देश के कई मिशन को अंजाम दिए। आज देश ने आतंकवाद से जंग में एक और योद्धा खो दिया। अलीना भाभी, आई एम सॉरी, यहाँ बॉर्डर पर टेंशन की वजह से शादी में नहीं आ सका। वैसे हमारा दोस्त बहुत अकेला है, हमारे और गौरी के सिवा कोई नहीं है उसका ख्याल रखिएगा। अगले महीने हम आएंगे तो सब मिलकर साथ घूमने चलेंगे। अभी परसों ही तो हमारी उनसे 1 घंटे तक बात हुई थी। अचानक ये और अभी अभी हमें खबर मिली है कि शहीद आशीष पाठक के पार्थिव शरीर को उनके घर लखनऊ ले जाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। बस अब रोने का वक्त खत्म, अब आशीष की शहादत पर फख्र करने का वक्त आ गया है। हम बदनसीब हैं, नसीब वाला वो है जो इस मुल्क पर कुर्बान हो गया। हमारा दोस्त हमारे ऊपर 2 जिम्मेदारियां छोड़कर गया है, एक देश और वतन की, और दूसरी गौरी भाभी और उसके 3 साल के बेटे अंकुश की। अलीना, क्या तुम हमारे साथ चलोगी गौरी भाभी को संभालने के लिए? चलो। आमिर, आमिर रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ शहीद के घर चलेंगे।